गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री जे.एम. व्यास जी, भारत सरकार के गृह सचिव अजय भल्ला जी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी और बीएसएफ के डीजी श्री राकेश अस्थाना जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम गुजरात सरकार श्री पंकज कुमार जी, भारत सरकार की अतिरिक्त सचिव गृह मंत्रालय श्रीमती पुण्य सलीला जी, और आज इस छोटे से परंतु महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मीडिया कर्मियों, आज मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि रथ यात्रा के पावन दिन पर गांधीनगर की फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में ही एक सेंटर फॉर ऑफ एक्सेलेंस रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ नार्कोटिक ड्रग और उसके व्यक्ति के दिमाग और शरीर पर पड़ने वाली असरों के आकलन के लिए एक सेंटर को यहां स्थापित किया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार जब सरकार बनी तब यह फैसला लिया गया था और उस वक्त निर्णय किया गया कि इसको गुजरात के फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में ही अटैच किया जाए इस सेंटर को। उस वक्त अभी फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी, परंतु जिस प्रकार की गुजरात की पहले एफएसएल लैब और गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का इतिहास रहा था, विश्व भर के फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र के अंदर उत्कृष्टता प्राप्त करने के सभी रिकॉर्ड तोड़ने का जो व्यास जी के नेतृत्व में प्रयास हुआ था, इसी को देखते हुए इस सेंटर को यहीं स्थापित करने का निर्णय किया गया और आज मुझे लग रहा है ये निर्णय सर्वथा उचित और योग्य नहीं। आज गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बन चुकी है और मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि जब गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनी तब मैं गुजरात का गृह मंत्री था और आज के हमारे प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और जब नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनी तब मैं भारत सरकार में गृह मंत्री हूं और नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री हैं। और ये निर्णय इसी प्रकार से हुआ कि यही यूनिवर्सिटी को एक राष्ट्रीय फलक पर ले जाने का हम प्रयास करें, क्योंकि ये बहुत नितांत जरूरी है देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्ट्रेंथी करने के लिए, उसके ताकत देने के लिए, इसको परिणाम लक्ष्य बनाने के लिए। मैं कई बार कहता हूं कि अब 3rd डिग्री का जमाना नहीं रहा है। बड़े प्यार से पूछताछ करते करते साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर गहरे से गहरी कठोरता रखने वाले व्यक्ति को तोड़ा जा सकता है और उसको सजा दिलाई जा सकती है अगर एफएसएल का काम ढंग से हुआ है तो। और आज हमारी जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति ने भी इस प्रकार की अलग अलग विषयों की शिक्षा पर बहुत भार दिया है और प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि हर क्षेत्र में सर्वोच्च प्राप्त करे, इस प्रकार की शिक्षा नीति होनी चाहिए और हर क्षेत्र में हर विद्यार्थी को दुनिया का सर्वोच्च मिलने की व्यवस्था भारत में हो, इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था भी भारत में होनी चाहिए। नीति भी ऐसी होनी चाहिए, व्यवस्था भी ऐसी। नीति है मगर व्यवस्था नहीं है तो नीति का कोई मतलब नहीं, और व्यवस्था है मगर पॉलिसी ठीक नहीं है तो व्यवस्था का कोई उपयोग नहीं होता। मगर नई शिक्षा नीति जो बनी है, ये मानता हूं मैं कि ये दोनों चीजों की परिपूर्ति करने वाली है और इसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी एक यूनिवर्सिटी को होने वाला है तो मैं वो बहुत स्पष्ट रूप से देखता हूं कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को इसका सबसे बड़ा फायदा है।
नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना के बहुत कम समय गए। यूनिवर्सिटी के कालखंड के अंदर, उसके आयुष्य के अंदर देखिए तो 1.25 साल 1.5 साल कोई बहुत बड़ा समय नहीं है, और ये 1.5 साल भी कोरोना का बहुत कठिन काल रहा, मगर फिर भी देश के 7 राज्यों ने अपना इरादा जाहिर किया है कि नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गुजरात ये अपना कॉलेज अपने अपने राज्यों में खोले और एक सेंटर फॉर एक्सेलेंस अनेक अनेक विधाओं के वहां पर भी बनते जाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि यूनिवर्सिटी देश के हर राज्य में अपनी शाखाओं को बढ़ाएगी, अपना एक्सटेंशन खोलेगी और देश के हर राज्य के युवाओं को फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र के अंदर योगदान करने का मौका देगी। और आज मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि मोदी जी ने 2009 में एक छोटा सा बीज जो यहाँ पर बोया था, आज एक विशाल वट वृक्ष बनकर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पुख्ता करने के लिए, मजबूत करने के लिए देश के लिए उपलब्ध है। और पीछे मुड़कर देखते हैं तो गुजरात की फोरेंसिक साइंस लैब और गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का जो इतिहास है वो भी हमें भरोसा दिलाता है कि नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गुजरात ये विश्व की सबसे सर्वोच्च यूनिवर्सिटी बनने में जरा भी देर नहीं करेगी। कम ही समय में विश्व भर के विद्यार्थियों को, आज भी आ रहे हैं, परंतु कम समय के अंदर हम विश्व भर के विद्यार्थियों को यहाँ आने के लिए हम देंगे। यहाँ आने से पहले व्यास जी की एक स्वभाव है, जो भी आए उसको जरा भ्रमण कराना। मुझे साइबर डिफेंस सेंटर, बैलिस्टिक रिसर्च सेंटर में ले गए। ये दोनों मेरे हिसाब से एशिया में अपने प्रकार के अनूठे सेंटर हैं और देश इस क्षेत्र के अंदर निश्चित रूप से आज आत्मनिर्भर होता हुआ मैं देख रहा हूं। हमें किसी की जरूरत नहीं है, चाहे साइबर डिफेंस सेंटर के क्षेत्र में जो कुछ भी करना बाकी है उसका रोड मैप तैयार है, हम कर लेंगे, बहुत कम समय के अंदर कर लेंगे। और बैलिस्टिक रिसर्च सेंटर के अंदर लगभग करीब करीब सब कुछ हमने कर लिया है। तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ करने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है। इस दोनों क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं और साइबर वॉर, साइबर क्राइम, इसके खिलाफ लड़ाई हम जानते हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत की सुरक्षा के सभी आयाम सुनिश्चित करने के लिए भी साइबर सुरक्षा बहुत जरूरी है और भारत के अंदर अर्थतंत्र अच्छे से पनपे, फले, फूले, बढ़े और मोदी जी का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल हो, इसके लिए भी साइबर सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, यहाँ पर मैंने जो बैलिस्टिक रिसर्च सेंटर देखा उसमें बुलेट प्रूफ मटेरियल की जांच के लिए भी बहुत सारे नए डायमेंशन स्थापित किए गए हैं। पहले सिर्फ यूएसए और यूरोप के अंदर जिसकी जांच होती थी, वो सभी मटेरियल की जांच आज यहाँ पर हो रही है। मुझे लगता है इसके सबसे ज्यादा फायदा देश भर की पुलिस, हमारे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और हमारे सेना के जवानों को अपने आप को बचाने में होगा, क्योंकि इसको दैनंदिन आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। जब तक R&D नहीं होता है वो आगे नहीं बढ़ सकता। मित्रों, 21वीं सदी में भारत की सामने ढेर सारी चुनौतियां हैं और ये ढेर सारी चुनौतियों को हमने इनको पार करना है। इस चुनौती को उठाकर, चुनौती को चैलेंज के रूप में उठाकर सफलतापूर्वक दुनिया में हमारा स्थान प्रस्थापित करना है, तो हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को व्यवस्थित करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं इसके लिए फोरेंसिक साइंस एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। 130 करोड़ की आबादी और दूसरे शब्दों में कहे तो 130 करोड़ लोगों का मार्केट
अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, अनेक परंपराएं, बॉर्डर सिक्योरिटी शायद ही किसी देश की इतनी कठिन होगी, और पड़ोसी देशों के कारण अपराध के बदलते चेहरे, ये सारी चीजों को, ये सारी चैलेंजेस को अगर हमने पहुंचना है, इसके 2 कदम आगे रहना है, तो फॉरेंसिक साइंस ऐसा क्षेत्र है जहां पर किसी भी प्रकार की लिपापोती, किसी भी प्रकार की आलस हमारे लिए अच्छा नहीं है। और इसको तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी सेवा देश की कर सकती है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 हिस्से हैं। एक तो पुलिस के माध्यम से रोकथाम, अगर अपराध हो ही जाता है तो उसका अन्वेषण, और फिर उसको न्याय की अदालत में सजा दिलाना। इसके लिए एक एनवायरनमेंट ऐसा बनाना कि अपराध कम से कम हो, पुलिस को मॉडर्नाइज कर अन्वेषण को बहुत साइंटिफिक बनाना, और उसमें एफएसएल का हिस्सा बहुत बड़ा रखना, और वो साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर न्याय की अदालत में उसको सजा कराना। ये तीनों काम अगर हम ढंग से करते हैं तब जाकर हम गुनाहों की संख्या और गुनाहों के अलग अलग प्रकार पर अपना काबू ले सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। भारत सरकार एक बहुत बड़ा अभी संवाद करी है देश भर के पुलिस अफसरों के साथ, देश भर के न्यायपालिका के न्यायाधीशों के साथ, वकीलों के साथ, लॉ यूनिवर्सिटी के साथ, कि हम सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट तीनों में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं। आज के समय की जरूरियातों के हिसाब से उसको हम आधुनिक बनाना चाहते हैं, और जो काल बाह्य हो गई है वो चीजों को निकालकर जो आज की चैलेंजेस है उसको मिट करने के लिए हम नई धाराएं जोड़ना चाहते हैं। और जब ये करना चाहते हैं तब बहुत सारे लोगों का सजेशन है, मेरा बहुत पुराना सजेशन है कि 6 साल के ऊपर के सजा वाले सभी अपराधों में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का विजिट कंपलसरी करना। देखने में तो बहुत सुनहरा और खूबसूरत सपना है, मगर मैन पावर कहां है, मानव बल कहां है? फॉरेंसिक साइंस से सुशिक्षित मानव बल जहां तक हम खड़ा नहीं करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज खड़ा नहीं करते हैं, हम ये कर नहीं सकते। हर जिले में कम से कम एक मोबाइल फॉरेंसिक वान तो हो जाए, एक स्टेट की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का एक एक्सटेंशन तो हो जाए, कम से कम रेंज लेवल पर हो जाए, तभी जाकर हो सकता है। और ये करना है तो हमें इसमें तज्ञ बच्चों की, विद्यार्थियों की जरूरत पड़ेगी, और ये तभी हो सकता है जब फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गुजरात, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गुजरात हर राज्य में अपने कॉलेजेस खोले और अलग अलग फॉरेंसिक साइंस के विधाओं से एक्सपर्ट बच्चे तैयार करें। और ये करने के लिए मुझे लगता है कि अब बहुत देर नहीं होगी, बहुत तेजी से काम को हम करने जा रहे हैं। और एक हमारा उपनिषद का वाक्य है, सुराज्य का मूल न्याय होता है। सुराज्य तभी आता है जब न्याय दृढ़ीभूत होता है। तो मैं मानता हूं कि इससे न्याय दृढ़ीभूत करने की हमारी जो गति है वो आगे बढ़ेगी। अभी हमारी पुलिस पर अभी मैंने आईपीएस ट्रेनिंग वाले युवाओं के साथ बात करी तो कहा था हमारी पुलिस पर 2 प्रकार के आरोप लगते हैं। एक तो आरोप लगता है नो एक्शन का, और दूसरा आरोप लगता है एक्सट्रीम एक्शन का। और पुलिस बेचारी नो एक्शन और एक्सट्रीम एक्शन के बीच में फंसी हुई है। हमें चाहिए जस्ट एक्शन, नेचुरल एक्शन, साहजिक प्रतिक्रिया। ये साहजिक प्रतिक्रिया तभी हो सकती है जब हम साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर हमारे अन्वेषण को, हमारे इन्वेस्टिगेशन को एक बहुत बड़ा आधार ले बेच दे। और इस साहजिक एक्शन की दिशा में जाना बहुत जरूरी है। 3rd डिग्री का जमाना अब नहीं रहा है। वैज्ञानिक अनुसंधान और टेक्निक के आधार पर ही
हमें सजा कराने का प्रयास करना पड़ेगा, पर इसके आधार पर ही इन्वेस्टिगेशन का प्रयास करना पड़ेगा। और मैं देश के सजा दिलाने के प्रतिशत में जाना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ साल के बाद जाएंगे हम भी बहुत आगे बढ़ेंगे, ऐसी मुझे आशा है। परंतु इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम आगे इस यूनिवर्सिटी को पूरे देश के अंदर कार्य क्षेत्र में ले जाए। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की है, वो भी अब नेशनल यूनिवर्सिटी है, और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की है। ये दोनों यूनिवर्सिटी गुजरात में गांधीनगर में है, जो इन्वेस्टिगेशन के लिए अच्छे अवसर भी देगी और फॉरेंसिक साइंस के लिए अच्छा मानव बल भी हमें देगी। आज यहाँ पर मादक द्रव्यों के नारकोटिक्स का जो बुरा प्रभाव हमारी युवा पीढ़ी पर, अंततोगतो हमारे समाज पर, हमारी सुरक्षा पर और हमारी इकोनॉमी पर जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इससे पूरा देश चिंतित है। और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने तय किया है कि हम भारत में नारकोटिक्स द्रव्यों को आने भी नहीं देंगे और भारत को उसका रास्ता भी नहीं बनने देंगे। यहां से गुजरकर कहीं और भी नहीं जाएंगे और कहीं और से यहां पर भी नहीं आएंगे। ये दोनों की रोकथाम करने के लिए कई सारे कदम ये 2 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उठाए हैं। और भारत के लिए एक और खतरा है, नार्को टेरर। इससे जो दंड प्राप्त होता है उसका उपयोग टेररिज्म में होता है, उसको भी रोकना बहुत जरूरी है। आने वाली नस्ल तो हमारी बर्बाद होती ही है और देशों के युवाओं को उनकी जिंदगी बर्बाद होती ही है, परंतु साथ ही साथ हमारे यहाँ नार्को टेरर का खतरा भी बढ़ता है। और इसलिए आज यहाँ पर जो सेंटर फॉर एक्सेलेंस बनाया गया है, अपने आप में एक परिपूर्ण इकाई है। सिग्नेचर प्रोफाइलिंग का शायद ही दुनिया में जितनी भी व्यवस्था है, इसमें से ये एक तसूभर भी कम नहीं है। दुनिया की सबसे अच्छी लेबोरेटरी के समकक्ष व्यवस्था आज गुजरात में यहां पर बनी। और मुझे बड़ा हर्ष है कि मोदी जी ने जो सपना देखा था, आज मेरे हाथ से उसका उद्घाटन हो रहा है। इस केंद्र के अंदर औषधि और मन प्रभावी पदार्थों के पहचान, उसका मात्रात्मक अनुमान, कंटेंट कितना है, और इसका एकदम माइक्रो एनालिसिस करने की व्यवस्था है। ड्रग की सिग्नेचर प्रोफाइलिंग भी की जाएगी, ड्रग की भौगोलिक उत्पत्ति की पहचान भी की जाएगी कि अफगानिस्तान में बना है या पूर्व के देशों में इसका उत्पादन हुआ है। ढेर सारे टेस्ट करने के लिए एक स्वदेशी किट बनाने की दिशा में भी ये सेंटर काम करेगा, जो देश भर की पुलिस को एक किट उपलब्ध कराई जाएगी। जहां से भी नारकोटिक्स पकड़ा जाएगा वो किट स्पॉट पर ही कुछ टेस्टिंग कर आगे बढ़ाएगी। और फिर एफएसएल लेबोरेटरीज के लिए भी कुछ किट्स बनाए जाएंगे। और विभिन्न लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को भी हम यहाँ से जो सूक्ष्म एनालिसिस करेंगे वो उनको उपलब्ध कराएंगे। हमने ढेर सारे नारकोटिक्स के लिए व्यवस्थाओं में ढेर सारे बदलाव किए, कोऑर्डिनेशन से लेकर हायरार्की से लेकर कानून तक, और बदलाव करने जा रहे हैं। श्री अस्थाना जी यहाँ बैठे हैं, मुझे ये कहने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि विगत 1.5 साल देश के नारकोटिक्स को रोकने के अभियान में सुवर्णमयी कालखंड रहा है। सबसे ज्यादा ड्रग पकड़ने का विगत 1.5 साल में भारत के अंदर रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, परंतु जब उसका एनालिसिस नहीं होता है, इसका साइंटिफिक एनालिसिस होकर उसको अलग रणनीति से रोकने का प्रयास नहीं होता है, तो फिर इस प्रकार के फिजिकल अभियानों से सफलता प्राप्त नहीं होती है। मित्रों, फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में ये स्थान, मुझे पूरा भरोसा है कि विश्व भर में
आने वाले 4-5 साल के अंदर विश्व भर में अपनी पहचान अभी भी बनाई है, मगर और पुख्ता बनाएगा और विश्व में सर्वोच्च स्थानों में से एक स्थान ये होगा। और हम आगे इसको ले जाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार कटिबद्ध है। और यहां पर जिस प्रकार की एक वर्क कल्चर बना है, कार्य संस्कृति बनी है, वो कार्य संस्कृति पर से मैं कह सकता हूं कि मोदी जी का भरोसा ये संस्थान निश्चित रूप से पार उतारेगा। इसमें मेरे मन में जरा भी शंका नहीं है। हम विश्व का सबसे अच्छा फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनेंगे, इसमें मुझे जरा भी डाउट नहीं है। मेरे लिए विशेष आनंद का विषय है कि मेरे मत क्षेत्र के आसपास ये सारी गतिविधियां हो रही है, तो यहाँ के सांसद के रूप में भी मैं बहुत आनंदित भी हूँ और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि इतना बड़ा फोरेंसिक साइंस का ज्ञान का केंद्र मेरे मत क्षेत्र में हो रहा है। आज रथ यात्रा का दिन है। गुजरात और देश भर के सभी नागरिकों को मैं रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि पूरे साल में आज का ही दिन है जिसमें भगवान स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए रोड पर, रास्ते पर निकलकर नगरचर्या करते हैं। हमारी तकलीफों को, हमारे मनोभाव को जानने के लिए और हमारे मन को शांति पहुंचाने के लिए रथ यात्रा के दिन को गुजरात और देश भर में बड़ा शुभ माना जाता है। और शुभ दिन के रूप में कहते हैं कि उस दिन मुहूर्त देखने की कोई जरूरत ही नहीं होती, पूरा दिन ही अच्छा मुहूर्त होता है, क्योंकि प्रभु स्वयं रोड पर होते हैं, रास्ते पर होते हैं। तो आज के दिन ही ये सेंटर की स्थापना हुई है और मैं सभी को, व्यास जी को और उनकी पूरी टीम को और अस्थाना को भी, क्योंकि बाद में फॉलोअप उनको करना है, उनकी टीम को करना है, बहुत बहुत मन से शुभकामनाएं देता हूं कि हमारा सारा लक्ष्य इस सेंटर को स्थापित करने का आप लोग के परिश्रम से सिद्ध हो और देश को जल्दी नार्कोटिक्स के एक प्रकार से शिकंजे से हम बाहर लेकर आगे बढ़े।